प्यारे बच्चों, इसके पहली वाली वीडियो में रानी लक्ष्मीबाई के जन्म, बाल्यावस्था, विवाह और वैधव्य के बारे में बताया गया। आज विस्तार से बताएंगे देश में विद्रोह की अग्नि कैसे भड़की, कैसे पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध एक वातावरण बन गया। सभी लोग अंग्रेजों की त्रासदी से बहुत ही परेशान थे। भारत माता त्राहि त्राहि कर रही थी, क्योंकि अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि वह अब बर्दाश्त करने योग्य नहीं। सन 1857 के जनवरी मास से ही भारतीय फौजों में अंग्रेजी अधिकारियों के विरुद्ध एक असंतोष व्याप्त था। इसका तात्कालिक कारण तो बंदूकों के लिए नए ढंग के चर्बी से चुपड़े कारतूस देना था, पर वास्तविक कारण तरह तरह की चालों से देश में अंग्रेजी सत्ता का अधिक से अधिक विस्तार किया जाना था। इससे यहाँ के कितने ही प्रधान व्यक्ति अंग्रेजों के विरोधी बन गए थे, जिनमें बिठूर के निवासी नाना साहब प्रमुख थे। जब उनकी 8 लाख वार्षिक की पेंशन अन्यायपूर्वक रोक दी गई और झांसी तथा अवध जैसे राज्यों को भी उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जब्त किए जाते देखा, तो उनके हृदय में भारत के देशी राजाओं को संगठित करके अंग्रेजों को मार भगाने की भावना उत्पन्न होने लगी। इसके लिए पहले तो उन्होंने कई राजाओं को पत्र लिखा और तीर्थ यात्रा का बहाना करके सभी जगह जा करके स्वयं राजाओं से मिलते और उनसे अंग्रेजों के विरुद्ध साठगांठ करते। अवध की राजधानी लखनऊ में तो हाथी पर उनका बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। सब लोगों से गुप्त रूप से विचार विमर्श करके जून 1857 में विद्रोह आरंभ करने की तय की गई, पर भारतीय फौजों में असंतोष अधिक बढ़ जाने से मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई को ही क्रांति का श्री गणेश कर दिया और वहां के समाचारों से कानपुर, झांसी आदि सभी स्थानों में देशी सेनाओं में उत्तेजना फैल गई। यद्यपि अंग्रेज अधिकारी यह नहीं जानते थे कि क्रांति की योजना भीतर ही भीतर सुलग रही है, फिर भी वे सावधान हो गए और अपने स्त्री बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। कानपुर और झांसी में विद्रोह का आरंभ एक ही दिन 4 जून 1857 को हुआ। कानपुर में पूर्व निश्चित योजना के अनुसार ठीक आधी रात को 3 फायरों के संकेत देकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। उधर झांसी में भी 4 जून को ही सेना के प्रधान अफसर कप्तान डनलप और टेलर को डाकखाने से लौटते समय रास्ते में ही मार दिया गया। इन विद्रोहियों के नेता रिसालदार काले खां और तहसीलदार अहमद हुसैन थे। उन्होंने 8 तारीख को झांसी के किले पर भी अधिकार कर लिया और उसके भीतर अपनी रक्षा के लिए एकत्रित 74 अंग्रेज पुरुष, 16 स्त्रियों और 23 बालकों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उन्होंने रानी के महल को घेर लिया और खर्च के लिए धन मांगा। रानी ने कहा कि मेरे पास नकद रुपए तो नहीं है, कुछ आभूषण दे सकती हूँ। अंत में 1 लाख की कीमत के गहने रानी ने उनको देकर के संतुष्ट किया। इसके बाद समस्त विद्रोही सेना खल्क खुदा, मुल्क बादशाह कामल, महारानी लक्ष्मीबाई का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। इस बात को निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि झांसी में देशी सेना द्वारा विद्रोही होकर जो 114 अंग्रेजी स्त्री पुरुषों को कत्ल किया गया, उसमें रानी लक्ष्मीबाई का कितना हाथ था। यह तो सच है कि गदर प्रमुख नेता नाना साहब से उनका पुराना संबंध था और झांसी के राज्य को अन्यायपूर्वक जब्त किया जाना भी ऐसी घटना थी जिसके कारण वे नाना साहब की योजना में सम्मिलित मानी जा सकती है। पर स्त्री होने और सेना के अधिकारियों से किसी प्रकार संपर्क न होने के कारण 4 से 8 जून तक की घटनाओं में उनका कोई हाथ नहीं बतलाया जा सकता। इस अनुमान का समर्थन मार्टिन नाम एक अंग्रेज उस पत्र से होता है जो सन 1889 में उसने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को भेजा था। वह अंग्रेज उस समय झांसी में ही था और किसी प्रकार विद्रोहियों से बचकर निकल भागा था। उसने एक पत्र में लिखा था कि तुम्हारी माता के साथ बहुत व्यवहार किया गया, उनके बारे में जितना ठीक हाल मैं जानता हूँ उतना दूसरा कोई नहीं। इस तरह एक अन्य लेखक भी लिखा कि अंग्रेजों के किले में चले जाने के बाद महारानी छिपे तौर पर उनकी सहायता करती रही। उन्होंने हर रोज 3-3 मन आटे की रोटियां पकवाकर उनको भिजवाई और भी जिस तरह संभव था उनकी रक्षा का प्रयत्न किया,
पर जब विद्रोहियों ने सब अंग्रेज शासकों को मार दिया और स्वयं भी शहर छोड़कर दिल्ली की तरफ चल दिए, तो शहर को बिल्कुल आरक्षित देकर उसका प्रबंध उनको अपने हाथ में लेना पड़ा। ऐसे समय में अनेक स्वार्थपरायण और दूसरों की संपत्ति को लालच की निगाह से ताकते रहने वाले व्यक्ति उपद्रव खड़ा कर देते थे। इन उपद्रवकारियों से अपनी रक्षा करने के लिए लक्ष्मीबाई को सेना की व्यवस्था करनी पड़ी। तो गोला बारूद तथा अन्य हथियारों को तैयार करने के लिए कारखाना स्थापित करना पड़ा। महाराज गंगाधर राव के समय तक झांसी के किले में इन सब अस्त्र शस्त्रों का पूरा इंतजाम था, पर उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उन सबको नष्ट कर दिया था, जिससे रानी अथवा उसके पक्षपाती कभी अकस्मात अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ने की तैयारी न करने लग जाएं। रानी लक्ष्मीबाई को जून 1857 से मार्च 1858 तक कुल 9-10 महीने झांसी पर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बीच में वे बराबर बड़े अंग्रेज अधिकारियों को इस बात का विश्वास दिलाती रही कि मैं यह कार्य अपना अधिकार जमाने की मंशा से नहीं कर रही हूँ, वरन जब तक सरकारी अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण राज्य में उपद्रव और लूटमार का भय है, तब तक के लिए मैंने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। पर अंग्रेजों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वे यही मानते रहे कि वह भीतर ही भीतर विद्रोहियों से मिली हुई हैं। परिणाम यह हुआ कि अंत में रानी को वास्तव में विद्रोह में भाग लेना ही पड़ा और झांसी का युद्ध सन 1857 की गदर का सबसे मुख्य संग्राम माना गया। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह, कानपुर के नाना साहब, लखनऊ की बेगम हजरत महल आदि उस समय विद्रोहियों के प्रधान नेता माने गए, पर आज उनका नाम केवल इतिहास के कुछ पाठकों को ही याद रह गया, जबकि झांसी की रानी नगरों में ही नहीं गांव-गांव में प्रसिद्ध है। आज भी छोटे-छोटे बालक हर जगह यह गाते हुए दिखाई देते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि संसार में पूजा और प्रतिष्ठा आत्मत्याग और बलिदान की ही होती है। भारतीय स्वाधीनता की 57वीं क्रांति में यद्यपि तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब अनेक वीरों ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और अपने को स्वतंत्रता की बेदी पर बलिदान कर दिया, पर जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने निशंक होकर शत्रु के सम्मुख युद्ध किया और बिना पीछे कदम हटाए तलवारों और बंदूकों के सामने निर्भय होकर बढ़ती चली गई, इसका उदाहरण उस समय के समस्त इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। स्त्री होकर उसने वह काम कर दिखाया जो उस स्वतंत्रता संग्राम में कोई पुरुष न कर सका। उसके इसी अनुपम शौर्य को देखकर सामान्य जनता भी मुग्ध हो गई और भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व का मुकुट भी उसी के सिर पर रखा गया। शत्रु पक्ष के विजयी सेनानायक सर ह्यूरोज ने भी विद्रोह के समस्त कर्ता धर्ताओं में सच्चा मर्द उसी को माना। भारतीय स्त्री जाति की दृष्टि से तो वर्तमान समय में इतना महान आदर्श दूसरा मिल ही नहीं सकता। यह सच है कि हर एक स्त्री को न तो उसके समान वीरांगना बनने के साधन मिल सकते हैं और न इस प्रकार युद्ध करने का अवसर मिलने की ही आशा की जा सकती है। पर रानी लक्ष्मीबाई के उदाहरण में जो कुछ भी अनुकरणीय है, वह कर्तव्य मार्ग से किसी भी स्थिति में